हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। काफी सारी सेपरेशन टेक्निक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर ली थी। तो चलिए बच्चों, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सबसे पहले मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने बात की कि मिक्सचर्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होते हैं हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स और एक होते हैं हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये मिक्सचर्स आए कहाँ से? मैटर से, है ना। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। अब मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारे आ जाते हैं। और कंपाउंड में तो जैसे हमारा वाटर है, CO2, जो जिनका फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, वो एलिमेंट हमारे आ जाते हैं कंपाउंड में। फिर मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो मिक्सचर जो है, यहाँ पर जो है प्रपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, इस वजह से इन्हें मिक्सचर कहा जाता है। दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। दोनों में क्या डिफरेंस है होमोजेनस में और हेट्रोजेनस में, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, होमोजेनस क्या है और हेट्रोजेनस क्या है। होमोजेनस, जैसे कि हम यहाँ पर दो डिफरेंट एग्जांपल फिगर 5.1 और 5.2 में देख पा रहे हैं। तो 5.1 में हमें एक क्लीन सॉल्यूशन दिख रहा है ना, एकदम क्लीन दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है केवल वाटर है। लेकिन इसमें जो है वाटर के साथ हमने सॉल्ट या शुगर मिला दी है, जिससे कि शुगर और सॉल्ट तो अच्छे से डिजोल्व हो गए हैं। ठीक है, अच्छे से डिजोल्व हो गए हैं, जिस वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये सॉल्यूशन कहा जाएगा होमोजेनस। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि हम अगर हेट्रोजेनस की बात करते हैं तो हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मिक्सचर बना हुआ है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर के, जितने भी कंपोनेंट से मिलकर के बना है, वो कंपोनेंट हमें इजीली विजिबल है, आसानी से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसीलिए भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी हमने देख ली थी यहाँ पर, ये तो पढ़ लिया। तो फिर हमने सॉल्यूशन की बात की थी कि सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कहेंगे क्या? नहीं, हेट्रोजेनस मिक्सचर को सस्पेंशन या जो कोलॉइड होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जो ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है ये बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हमने बात की कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, या कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मास बाय मास परसेंटेज निकाल दिया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 करके हम इजीली मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकालना है, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ऐसे ही हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, ये भी कंप्लीट हो गया था। सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की थी हमने, यहाँ पर पढ़े थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट की मात्रा ऐड नहीं की जा सकती, उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ग्राफ देख लिया था और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात की। क्रिस्टल फॉर्म करने की जो टेक्निक है या प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
क्रिस्टल क्या होते हैं, ये पार्टिकल से बनते हैं और इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता, वो रेगुलर पैटर्न नहीं होते। चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कैसे हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि कैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए, तो फिर हमने कुछ और प्रोसेस भी देख ली थी, जहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस थी डिस्टिलेशन। तो कैसे डिस्टिलेशन में हम दो मिसेबल लिक्विड को, ध्यान रखना है लिक्विड कैसे हैं, मिसेबल है, दो मिसेबल लिक्विड को कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो हमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का, उससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस का लगभग डिफरेंस होना चाहिए। फिर हम उसे इस तरीके से सेटअप में डाल करके इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये तो था सिंपल डिस्टिलेशन। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो सिंपल डिस्टिलेशन की तरह, बस यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है और इजीली हम कई सारे मिसेबल लिक्विड को, जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम से कई सारे कंपोनेंट हमें मिलते हैं, कई सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके, जिनको सेपरेट करके अलग अलग हम यूज करते हैं। जैसे पेट्रोलियम में पाया जाता है, पेट्रोलियम से हमें मिलता है कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इसके अलावा पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन, ठीक है, और पैराफिन वैक्स, और बहुत सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती है, तो उसको भी हम ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। ये टेक्निक हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ी थी। यहाँ पर ये जो इंक है, इसके अलग अलग क्या क्या इस इंक में डाई में जो जो कंपोनेंट है वो हमें सेपरेट दिख जाते हैं। ठीक, ये भी बात हो गई थी, इसको भी डिस्कस हमने कर लिया था। फिर दो मिसिबल इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने देख लिया था, इस मेथड से भी कर सकते हैं हम सेपरेट। नेक्स्ट सब्लिमेशन के बारे में बात की थी कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है और कैसे सब्लिमेशन में हम सेपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना, ये प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सेपरेशन कैसे करते हैं, बहुत इजीली हमने देख लिया था। इस तरीके से ग्लास का फनल लगा के उसको कॉटन से प्लग करके क्या कर सकते हैं, जो वेपर बनेंगे वो ग्लास में डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से दो प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक सब्लिमेशन और एक डिपोजिशन। पोजिशन यानी कि वेपर जो है वो जब कंडेंस हो रहे हैं तो डायरेक्टली सॉलिड में ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसे डिपोजिशन हम कहेंगे। फिर हमने देख लिया था कि इवेपोरेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमने बात की थी सस्पेंशन की, मड को वाटर से कैसे हम सेपरेट करेंगे ये हमने देखा। तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि मड को जब हमें वाटर से सेपरेट करना है, एक तो फिल्ट्रेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से हम सेपरेट वहां पर नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या, इस तरीके का डिवाइस ये है, यहाँ पर हम जो भी हमारा मिक्सचर है वो हम रखते हैं, वो इस तरीके से बहुत फास्टली स्पिन करता है, जिससे कि जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे को रह जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर को आ जाते हैं। इस तरीके से हम क्रीम से बटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड सच एज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिन्हें कहा जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एंड प्लाज्मा इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को लैबोरेटरी में भी यूज किया जाता है ब्लड से आरबीसी, प्लाज्मा जैसे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। तो ये बात हो गई थी सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब आगे बढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बात करेंगे कोआगुलेशन के बारे में। पहले सेंट्रीफ्यूगेशन की ये वाली लाइन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, नेक्स्ट मेथड की। मेक योर ओन सेंट्रीफ्यूग विद अ कार्डबोर्ड डिस्क एंड थिक थ्रेड। तो आप खुद से भी बना सकते हैं, तो ये आप रीड कर लेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन टेक्निक क्या है, जैसे कि हमने बात की जो मडी वाटर ना, कीचड़ वाला पानी है, तो उसको हम
फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लेंगे, वो सेपरेट हो जाएगा। जो ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल है वो तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वो जो डस्ट का, वो मड का जो एक क्लाउड है ना, वो पानी में रहेगा ही रहेगा। पानी से जो है वो क्लियरली नहीं हट पाएगा। इसके लिए पहले तो हम सेंट्रिफिकेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। इन डस्ट को या ये जो मड के पार्टिकल्स हैं वाटर से रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सेंट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमने कहा कि कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम जैसे कि पाउडर्ड एलम, जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, वो हम ले लेंगे और वो डाल देंगे हम किसमें, ये जो सैंड का जो सॉल्यूशन, मडी वाटर है, इस सॉल्यूशन में हम वो डाल देंगे वो एलम को। अब वो एलम क्या करेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल तो वैसे भी नीचे डाउन सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल्स भी और लाइटर पार्टिकल्स भी, सारे डस्ट के पार्टिकल्स एलम पर जाकर के चिपक जाएंगे, जिससे एलम क्या हो जाएगा, जब सारे पार्टिकल्स एलम पर जाकर के स्टिक करने लगेंगे तो एलम कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। हैवी होने की वजह से वो जो है सारा और डस्ट को अपने साथ इकट्ठा करके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, ऐसे बॉटम में सेटल हो जाएगा। फिर हम इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं या वाटर को हटा करके आसानी से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गई सिंपल सी कोआगुलेशन टेक्निक। तो यहाँ पर क्या होता है, पाउडर्ड एलम दैट इज फिटकरी कैन बी एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग मडी वाटर। Alum is a white crystalline chemical substance often used in water purification. तो एलम होता क्या है, फिटकरी। आपने अपने घर में देखा होगा, आपके जो फादर्स हैं उन्हें यूज करते हुए देखा होगा, घर में देखा होगा, है ना, ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर का, ऐसा लगता है बर्फ जैसा है, लेकिन वैसा तो नहीं होता, एक बर्फ की तरह लगता है, क्रिस्टल व्हाइट कलर का वो होता है, ठीक है, तो वही एलम है। तो यहाँ पर क्या है, एलम को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। द एलम कॉज द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू क्लम्प टुगेदर। एलम क्या करता है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल को एक साथ क्लम्प करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन एंड द एलम इज said to act as a coagulant। तो एलम क्या करता है यहाँ पर, एज अ कोआगुलेंट एक्ट करता है, जिससे कि सारे डस्ट या सारे जितने भी मडी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी उस पर स्टिक कर जाते हैं। These larger clumps thus formed settled by gravity as shown in figure 5.21c and can be separated from water by decantation or filtration। तो इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, सारे पार्टिकल्स को अपने पर स्टिक करा करके नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से, हैवी है तो नीचे सेटल होगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। फिर इन्हें फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इजी टेक्निक थी कोआगुलेशन। अब आपको ये टेक्निक नोट कर लेनी है, ये ड्रॉ कर लेना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कोआगुलेशन प्रोसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में क्या आप किसी और कोआगुलेशन प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं जो आपने देखी हो एवरीडे लाइफ में। चलिए बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ चीज यानी कि पनीर फ्रॉम मिल्क ऑल्सो इन्वॉल्व कोआगुलेशन इन विच, ठीक है। तो अगर हम देखिए पनीर का बनना, पनीर का बनना मिल्क से बनता है। तो मिल्क में जब हम क्या करते हैं, लेमन को, नींबू को निचोड़ते हैं या विनेगर डालते हैं, तो कैसे सारे मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो एक तरफ आकर के नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसे ही कोआगुलेट बना लेते हैं, एक तरह से कोआगुलेट बना करके नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बाद में वो जो मिल्क से बना हुआ जो कोआगुलेट है वो अलग, उसको छान लेते हैं हम किसी क्लोथ की मदद से, या अगर आपके पास कोई और टेक्निक है तो उससे हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसिड जो है या विनेगर या लेमन जूस वो एक्ट कर रहा है एज अ कोआगुलेंट। एसिड क्यों बोला, लेमन जूस में भी होता है सिट्रिक एसिड, सॉरी हाँ सिट्रिक एसिड, और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो दोनों क्या है, एसिड ही है। तो एसिड डाल करके एसिड क्या करता है, एज अ कोआगुलेंट एक्ट करता है, जिससे कि पनीर अलग हो जाता है और मिल्क का जो जो वाटरी वाटरी एक रहता है उसमें सब्सटेंस, वो सेपरेट हो जाता है। इट कॉजेज द कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन फॉर्मिंग चीज। ये इसे हम क्या कहेंगे, कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन फॉर्मिंग। चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं, कोलॉइड्स के बारे में बात करते हैं।
चलिए तो बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में कि कोलॉइड क्या होते हैं। If a component of a blood can be separated by centrifugation and the blood coagulates, it is a suspension. अगर हम क्या कहें कि ब्लड का जो अगर ब्लड है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन से तो हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड द ब्लड कोआगुलेट, अगर ब्लड क्या करता है, कोआगुलेट करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन। सस्पेंशन कहेंगे क्या, हाउएवर वी कैन नॉट सी ब्लड सेल्स विद इन नेकेड आइज, इट इज अ सॉल्यूशन। हम ब्लड सेल को किसी नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते, सॉल्यूशन है, तो सस्पेंशन थोड़ी ना कहेंगे। ब्लड इज नीदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन। तो ब्लड ना तो सॉल्यूशन है, क्योंकि कोएगुलेशन तो हम सेपरेट कर रहे हैं, ना ही वो एक ट्रू सस्पेंशन है। तो ना सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, तो क्या है, वो एक कोलॉइड है। सम अदर एग्जांपल ऑफ कोलॉइड आर, कोलॉइड के बहुत अच्छे एग्जांपलों में से एक है मिल्क, ठीक है, और टोमेटो सॉस या आइसक्रीम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोलॉइड के। ठीक, तो चलिए कोलॉइड के बारे में इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कोलॉइड होते क्या है। What are colloid? How are they different from solution in suspension? Can you think of some other substance that could be colloid? तो आप क्या किसी और सब्सटेंस के बारे में सोच सकते हैं जो कोलॉइड हो, जैसे कि हमने कहा मिल्क, मिल्क भी तो कोलॉइड ही है। ठीक है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलॉइड डिफर मेनली इन साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड और द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब अगर हम तीनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो जो पार्टिकल का साइज है, सॉल्यूशन में ये ए सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सस्पेंशन है और ये है कोलॉइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से हमें पार्टिकल दिखते नहीं है। वहीं सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होता है, जो कि इजीली दिख जाते हैं। वहीं कोलॉइड में पार्टिकल साइज छोटा होता है, जहां पर पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोलॉइड और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी साइज वाले में तो जो है कॉमन है, साइज वाले फैक्टर में कॉमन है। वहीं अगर हम बात करें लाइट को स्कैटरिंग करने के लिए, तो जो सॉल्यूशन है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये रीजन यही है कि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से ना तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ना ही यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल होता है। जबकि अगर हम सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन को ऐसे नहीं कि कोई स्टैंडिंग में रखा हुआ सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉरी स्टैंड स्टैंड पे रखा हुआ या अनडिस्टर्ब्ड रखा हुआ कोई सस्पेंशन है, क्योंकि उसके पार्टिकल तो सेटल डाउन हो जाते हैं। ऊपर हमारे पास वाटर रहेगा, नीचे सैंड रहेगी, अगर हम सैंड वाटर का सस्पेंशन लेते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। अगेन रीजन वही है कि इसके पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूशन से बड़ा होता है, इसीलिए ये क्या करता है, लाइट को इजीली क्या कर लेता है, लाइट का पाथ यहाँ पर इजीली विजिबल होता है, लाइट को इजीली स्कैटर कर लेता है। वहीं अगर हम कोलॉइड की बात करें, तो कोलॉइड के पार्टिकल जैसे कि हमने देखे साइज में छोटे होते हैं, लेकिन छोटे तो होते हैं लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि ये लाइट के पाथ को शो ना करे। ये क्या करते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है। तो बी और सी, इन दोनों केसेस में लाइट का पाथ विजिबल होता है, जबकि यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। साइज की बात करें तो ए और सी का साइज स्मॉल होता है, बी का साइज बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज। ठीक है, वहीं अगर हम देखें ए जो है यानी कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं, यानी कि इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाए तो इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। वैसे ही कोलॉइड भी हैं, ये भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स भी जैसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाए तो ये भी सेटल नहीं होते हैं। जबकि हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन को थोड़ा ही देर छोड़ेंगे तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि ये कैसे हैं, अनस्टेबल। तो वही पॉइंट है, द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉल्यूट इज स्मॉलेस्ट less than 1 nm in a diameter. In a solution, colloid have larger particle 1 to 1000 nm, while suspension have much larger particle more than 1000 nm in diameter. Unlike suspension, the particle in a colloid do not settle over time from the mixture. तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं होते हैं।
ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं ये सॉलिड, ये जो कोलॉइड है, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द मिक्सचर एज इन अ सॉल्यूशन। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं पूरे मिक्सचर में, जैसे सॉल्यूशन में होते हैं ना कि पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वैसे यहाँ पर भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं पूरे मिक्सचर में। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइड की काफी हद तक काफी सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मिलती जुलती हैं, लेकिन सारी नहीं मिलती जुलती, काफी हद तक मिलती है। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सस्पेंशन से मिलती हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक, नोट कीजिए इतना। बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। 5.1 में जो एक्टिविटी देखी थी उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। So what happened to the thin beam of laser when it was passed through the beakers containing the mixture? You might have observed that part of light have been not visible in solution. तो जैसे कि हमने बात की कि सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, क्यों, पार्टिकल छोटे हैं साइज में, इस वजह से द पार्टिकल इन सस्पेंशन बी स्कैटर्ड स्प्रेड द बीम ऑफ लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। जबकि बी में यानी कि सस्पेंशन में हमने देखा कि लाइट का पाथ विजिबल होता है, क्योंकि हमें पार्टिकल साइज बड़े हैं या लाइट को स्कैटर करते हैं, बिखराते हैं, जिससे लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है। जबकि मिक्सचर सी यानी कि कोलॉइड, यहाँ पर भी लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, इंडिकेटिंग दैट पार्टिकल स्कैटर द लाइट थ्रू द मिक्सचर अपीयर्ड होमोजेनियस। तो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे कि हमें जो है लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है। Have you ever observed light scattering by particle in your surrounding? क्या आपने कभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अपनी सराउंडिंग में देखा है? हाँ बिल्कुल। कभी किसी डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में आप गए हो तो वहां पर आपने देखा हो कि जो छोटे छोटे ट्रीज के बीच में से जो क्या आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, एज अ टिंडल इफेक्ट काम करती हैं। या आप किसी डार्क रूम में हो, उस रूम में छोटा सा होल हो और उस होल से ब्राइट डे में जो है जब सनलाइट आती है तो डस्ट के पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, है ना, तो वो भी क्या शो करता है, वो भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे हम, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अगर हम डिफाइन करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट को स्कैटरिंग करना, लाइट जब स्कैटर करती है पार्टिकल से तो उसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट जॉन टिंडल। और टिंडल नाम क्यों है, क्योंकि ये पहले एक्सप्लेन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था जॉन टिंडल, who studied the scattering of light by particles. This effect can also be observed when a fine beam of light enter a dark room through a small hole। जैसे हमने कहा एक डार्क रूम में छोटे से होल से लाइट अगर आ रही है तो वो भी क्या टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल है। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट, दिस हैपेंस बिकॉज लाइट गेट स्कैटर्ड बाय the dust and smoke particles in the air. You might have also observed this phenomena in the floodlight in a स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी आप देख पा रहे हो इन फ्लड लाइट्स को, तो ये भी क्या शो करती हैं, ये भी कुछ एग्जांपल हैं, हम कह सकते हैं नेचुरल टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल है ना, नेचर के एग्जांपल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलॉइड और अ सस्पेंशन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी होती है जब ये किसी कोलॉइड या सस्पेंशन से पास होती है, किसी भी सॉल्यूशन से जब पास होगी तब कोलॉइड तब जो है लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, कभी भी नहीं। ठीक है, जब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से पास होगी तब लाइट स्कैटर नहीं करेगी। द कंपोनेंट ऑफ अ कोलॉइड आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलॉइड के जो कंपोनेंट है, जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहा जाता है, वैसे कोलॉइड के कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कहा या डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। तो जो सॉल्यूट की तरह होते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है डिस्पर्स्ड, जो सॉलिड की तरह कंपोनेंट होता है कोलॉइड में वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो अदर कंपोनेंट है उसे कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो ये बात हो गई कोलॉइड के बारे में, और टिंडल इफेक्ट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स भी थे। अब ये है आपके लिए होमवर्क, आपको बताना है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज लिखी हुई। आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यानी कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेचर की, तो सॉल्यूशन जो है वो होते हैं होमोजीनस, पूरा आप लिख लेंगे इसे। सस्पेंशन होते हैं हेटेरोजीनस, हेट्रोजीनस, और कोलॉइड भी होते हैं हेट्रोजीनस।
पार्टिकल साइज की बात करें तो अभी हमने यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्कस किया था, वो पार्टिकल साइज आप यहाँ से देख करके लिख लेंगे। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी हमने देख ली थी, यहाँ पर पार्टिकल विजिबल नहीं होते, यहाँ पर भी विजिबल नहीं होते। नेक्स्ट सेपरेशन देख लिया था कि यहाँ पर सेपरेशन नहीं होता, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं होता। सेटलिंग की बात करें तो ये सेटल डाउन नहीं होते, ये होते हैं, ये नहीं होते। टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता, ये करता है, ये करता है। विजिबिलिटी यहाँ पर विजिबल नहीं होते पार्टिकल, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर होते हैं। पार्टिकल साइज आप ऊपर से नोट कर सकते हैं, इनका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है। देन हमारे पास आ जाते हैं कोलॉइड, सबसे बड़ा साइज होता है सस्पेंशन, सॉरी, ठीक है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में सस्पेंशन के जो पार्टिकल है उनका साइज बड़ा होता है, और सस्पेंशन और कोलॉइड में भी सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का, देन कोलॉइड, देन हमारे सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।